हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत से चैनल @BCC 405। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आवेशों के जनरेशन के बारे में, आवेश कैसे उत्पत्ति हुई, उनको साइंटिस्ट ने कैसे कैसे प्रयोग करके बताया और बिना किसी तर्क के उन्होंने बोल दिया कि इसको धन आवेश कहेंगे, उसको ऋण आवेश कहेंगे। तथा उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में, जो कि पिछले लेक्चर से ही संबंधित है, आवेशों से ही संबंधित है। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होती है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में जैसे हमें पता है कि कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है। अणु बने होते हैं परमाणुओं से मिलकर, तथा परमाणुओं के अंदर सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, जिसको बोलते हैं नाभिक। जैसे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु है। पहले सोडियम का पदार्थ रहा होगा, फिर उस पदार्थ के अंदर अणु रहे होंगे, फिर अणु के अंदर से हम किसी सोडियम के एक परमाणु को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा एज्यूम करते हैं, मानते हैं। मान लीजिए कि ये सोडियम का परमाणु है, तो सोडियम के परमाणु के अंदर अत्यंत सूक्ष्म स्थान में, उस सूक्ष्म स्थान को बोलते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जिनको ओवरऑल मिलाकर हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। अब इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिनमें उनकी कुछ वेलोसिटी भी होती है, कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि सोडियम परमाणु को कहीं से बाहर से एनर्जी मिल जाए, एनर्जी हम हीट के रूप में इसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए सोडियम परमाणु को कहीं से हीट मिल गया एनर्जी के रूप में, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हीट से एनर्जी पाकर काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, जिससे इस सोडियम परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो ऋण की कमी हो गई, ऋण की कमी हो गई मतलब कि वो ऋणी होना कम हो गया, जिसकी वजह से पूरा धनावेशित धनावेशित कहा जाने लगेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर उत्सर्जित हुआ है तो कहेंगे कि सोडियम का परमाणु धनावेशित हो गया है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मतलब कि किसी भी पदार्थ के परमाणु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए इसी परमाणु को कहीं बाहर से हम इलेक्ट्रॉन दे देते तो इस पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे इस पर ऋण आवेश बढ़ जाता। ऋण आवेश बढ़ जाता तब इस सोडियम परमाणु को कहा जाने लगता है कि ऋण आवेशित परमाणु हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋण आवेशित होगा। दो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो जाएगा, जिसके लिए 2 माइनस लग जाता है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 2 माइनस, या फिर -2 भी लिख लेते हैं। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जो कि आवेशों पर ही निर्भर था। मतलब कि आवेशों के ही कारण इसका धनावेशित होना, ऋणावेशित होना ये दर्शाया गया, ये पाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अब वैद्युत आवेश के संरक्षण के बारे में, जो कि अगला टॉपिक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर रेशम के कपड़े से, मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, कि जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रब किया गया था, रगड़ा गया था, तो कांच की छड़ में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ था? धन आवेश। ठीक, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न हुआ था। इतने ही मात्रा में रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इस पर प्लस में 5 आवेश आ गए, तो इतने ही मात्रा में रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश भी उत्पन्न हो जाते हैं, उतने ही मैग्नीट्यूड में तथा विपरीत प्रकृति के। तो जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से नहीं रगड़ा गया था, तब उस समय दोनों पर आवेश कितना था? 0 था।
ना तो कांच की छड़ में कुछ आवेश था, ना ही रेशम के कपड़े पर आवेश था। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया तो कांच की छड़ में जितना मात्रा में धनावेश उत्पन्न हुआ उतना ही मात्रा में रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, समान परिमाण में तथा विपरीत प्रकृति के। तो अब भी अगर इन दोनों को मिलाकर कहा जाएगा कुल आवेश कितना है, तो फिर भी अब जीरो है, क्योंकि प्लस में 5 अब माइनस में 5, ओवरऑल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आवेश पहले भी जीरो था तथा अब भी जीरो है, दोनों पर कुल मिलाकर। तो आवेश कहीं ना कहीं पूरी रूप से संरक्षित है, स्टोर्ड है। मतलब आवेश न तो कहीं से जनरेट किया गया, न ही कहीं उसकी क्षति हो रही है, सिर्फ वो रब करने से, रगड़ने से ही एक दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश जितना पहले था उतना अब भी है, पूर्णतः वो स्टोर है, संरक्षित है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो आइए हम लोग इसको लिख कर समझ लेते हैं एक बार कि वैद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है। कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ पदार्थों को आपस में रगड़ने से एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। इसे ही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद। तो अगला टॉपिक है अब मूल आवेश और इसकी क्वांटम प्रकृति के बारे में समझना है। मूल आवेश तथा क्वांटम प्रकृति क्या होती है। प्रकृति में जो भी छोटे छोटे आवेश पाए जाता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश है या फिर किसी छोटे से पार्टिकल में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश को समझते हैं। तो किसी आवेशित वस्तु या फिर आवेशित कणों पर अगर हम आवेश को नापना चाहते हैं तो वो आवेश की सबसे छोटी छोटी इकाई ई के रूप में हम लोग नापते हैं। ई को ही प्रकृति में सबसे छोटा आवेश माना जाता है, जिसको मूल आवेश भी कहते हैं। ठीक, तो क्वांटम प्रकृति क्या होती है कि किसी भी आवेशित वस्तु या फिर आवेशित कण पर जो भी सूक्ष्म आवेश पाया जाता है वो हमेशा इस स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। मतलब कि आवेशित वस्तु या फिर आवेशित कण पर आवेश या तो ई के रूप में रहेगा, या तो 2e के रूप में रहेगा, या 3e के रूप में रहेगा, या इनके माइनस के गुणज में भी हो सकता है, -3e के रूप में। मतलब इस प्रकार पाए जाते हैं, ना तो भिन्न रूप में पाया जाएगा, ना ही दशमलव रूप में इनके आवेश पाए जाते हैं। मतलब कि कहा जाए कि क्वांटम प्रकृति क्या होती है कि आवेशों को किसी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कणों पर पाए जाने वाले आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है।
तथा यह आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या होता है कि जो 1e 2e 3 आगे 4e इस प्रकार चलता रहेगा, इनका विभाजन क्या है, निश्चित रूप से है, मतलब कि पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में चल रहा है। अनिश्चित रूप का मतलब क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में न रहे, मतलब कि कुछ इस प्रकार ना रहे 2/3 ना रहे, न ही 1.4 रहे, ना तो यही सब चीजें माइनस में रहे। मतलब कि आवेशित वस्तुओं अथवा आवेशित कणों पर पाए जाने वाले आवेश इस प्रकार नहीं पाए जाएंगे, वो सिर्फ उन संख्याओं के पूर्ण गुणज रूप में पाए जाएंगे, या तो धनात्मक रूप में या फिर ऋणात्मक रूप में पाए जाएंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं क्वांटम प्रकृति, मतलब कि मूल आवेश हमेशा अपने क्वांटम नेचर में रहते हैं, क्वांटम प्रकृति के रूप में रहते हैं, क्वांटम संख्याओं के रूप में रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 ऐसे n तक चले जाएंगे। ठीक, तो इसी को बोलते हैं मूल आवेश। स्मॉल ई को क्या बोलते हैं, स्मॉल ई को बोलते हैं मूल आवेश, तथा इनका पूर्ण गुणज में होना ही कहा जाता है कि इसकी क्वांटम प्रकृति या परमाणुकता भी कहते हैं। इसे आवेशों की क्वांटम प्रकृति या परमाणुकता कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए।